उसे मजबूर करता है कि जो पेशाब उसने किया है उसे वह पुनः पी जाए। तो पुलिस ने इतना मौका उसे दे दिया कि वो भागने में सफल रहा। तो उसे घर में बंद करके मारा गया, पेशाब पिलाई गई, हीटर या अन्य चीजों पर पेशाब कराई गई। तुम यादव जाति के हो, पढ़ के क्या करोगे, जाओ जाकर गाय भैंस चराओ। उत्तर प्रदेश से या यूं कहें कि पूरे देश से जातिवाद मिटने का नाम नहीं ले रहा है। वो एक कहावत है ना, जाति है कि जाति नहीं। इसी का एक जीता जागता नमूना उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, जहां लखनऊ के काकोरी में एक दलित जाति का बुजुर्ग व्यक्ति मंदिर में बैठा हुआ था। उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं थी। बैठे बैठे पेशाब कर देता है, उसे पता नहीं चल पाता है। उसके बाद आरएसएस का कार्यकर्ता सक्रिय होता है, वहां आता है और मानवता की सभी सीमाएं लांघ करके उसे मजबूर करता है कि जो पेशाब उसने किया है उसे वह पुनः पी जाए। सोचिए, सोच करके आपके तन बदन में आग लग जानी चाहिए कि आज भी जातिवाद कितना हावी है, कितना जिंदा है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के इटावा में यादव कथावाचकों पे एक ब्राह्मण महिला ने अपने मूत्र से उनका शुद्धिकरण किया, उनका मुंडन किया, पैरों में नाक रगड़वाई। यानी जो मनुस्मृति में चीजें चला करती थी, जो लिखा गया है कि शूद्र समाज का कोई व्यक्ति अगर भागवत का, रामायण का पाठ सुन ले तो उसके कानों में शीशा पिघला के डाल देना चाहिए। वही युग अब दोबारा वापस आ रहा है। ऐसी एक घटना बांदा जनपद से है। बांदा जनपद के एक स्कूल में एक यादव समाज का बच्चा पढ़ता है। तो उसके शिक्षक जो होते हैं वो कहते हैं, तुम यादव जाति के हो, पढ़ के क्या करोगे, जाओ जाकर गाय भैंस चराओ। यानी कि शिक्षा का भी अधिकार अब ओबीसी एससी एसटी के पास नहीं रहेगा। सीधा और साफ तौर पे ये संदेश है। एक शिक्षक जब इस तरीके से कहने लगे, इस तरीके की बातें करने लगे, तो आप खुद समझ सकते हैं कि देश किस तरफ जा रहा है। क्या वाकई में हम आधुनिकता के युग में जी रहे हैं, जहां जात पात तमाम चीजें खत्म हो जानी चाहिए, जहां बात टेक्नोलॉजी की हो, विकास की हो और चीजों पर बात हो? लेकिन नहीं, यहां बात आज भी जातिवाद पे होती है। हमारे साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अरुण चंचल जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस तरीके की घटनाओं पर विराम क्यों नहीं लगता। मामले कोर्ट तक जाते हैं तो आखिर क्यों बीच में लटक जाते हैं? क्यों ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाइयां नहीं होती हैं कि अगले लोगों को सबक मिले कि कोई करने से पहले लाख बार सोचे? सर, कैसे देखते हैं इन घटनाओं को? सबसे पहले आपके चैनल ओबीसी टाइम्स के सभी श्रोताओं को मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। इस मामले पर मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, जातिवाद तो स्पष्ट रूप से है और पिछले 10 सालों में जातिवाद बहुत ज्यादा बढ़ा है जब से वर्तमान सरकार है। अभी जो आपने घटनाक्रम काकोरी का बताया, निश्चित रूप से हम तो खुद ही प्रशासन से चाहेंगे कि उस जो कार्यकर्ता है आरएसएस का, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। हकीकत ये है कि यही एक घटना नहीं है, उन्नाव में भी अभी एक मामला था जी। एक यादव बच्चे को एक ब्राह्मण व्यक्ति के कुत्ते ने शायद काट लिया या कुछ किया और उसने इसके चलते कुछ बोला, तो उसे घर में बंद करके मारा गया, पेशाब पिलाई गई, हीटर या अन्य चीजों पर पेशाब कराई गई, बाद में वो बच्चा मर गया। तो इन चीजों पे जहां जातिवाद की बात आती है, वहां ये सरकार पिछली सरकारों पर ये आरोप थोप करके अपने एक साइड लाइन ले लेती है, क्योंकि जो कोर वोटर है भारतीय जनता पार्टी का, वो ब्राह्मण और राजपूत है, वो उनको नाखुश करेंगे नहीं। और असली जातिवाद आज नहीं, सैकड़ों हजारों साल से यही जातियां करती आई हैं, क्योंकि ये उच्च हैं, अपने आप को उच्च मानती रही हैं। तो उच्चता में मदान्ध होकर ये लोग कोई भी कार्य करते हैं और सरकारें उनको प्रश्रय देती हैं। कानून का राज जैसे एक तरह से खत्म हो चुका है। अगर
सबसे पहले तो उस जनपद के सारे अधिकारियों को तत्काल सस्पेंड करके कार्रवाई करनी चाहिए कि ऐसी घटनाएं हो क्यों रही हैं। आज जमाना जब लोग चांद पे, अंतरिक्ष पे, अन्य जगह पहुंच रहे हैं, उस स्थिति में हम लोग जातिवाद में उलझे हैं। और कुछ चंद लोग, मैं सभी ब्राह्मणों को नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मानसिक रूप से उनका इतना विकृत हो चुके हैं दिमाग से कि वो सुबह उठ करके भी यही सोचते हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, और उन्हें कुछ नहीं आता है, कोई काम नहीं आता है। हकीकत ये है कि इस पे तो मैं चाहूंगा कि सरकार को स्वतः संज्ञान लेते हुए तत्काल ये जितनी भी घटनाएं हुई सभी के दोषियों को गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा जाए। अच्छा, आपको अगर मौका मिलता है इनकी लड़ाई लड़ने का, तो क्या आप इनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, न्याय दिलाएंगे इन्हें? बिल्कुल, हमारी टीम है यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो मैं खुद ही हूँ। लखनऊ बेंच में भी हमारी टीम के लोग हैं। अगर वो परिवार हमारे संपर्क में आता है तो हमारी टीम के लोग, जरूरत पड़ी तो मैं खुद भी वहां पहुंच के अपना पूरा जो भी संभव सहयोग है मैं करूंगा। आखिर ये जो जातीय श्रेष्ठता का कीड़ा घुसा हुआ है, ये कब तक निकल पाएगा, क्या लगता है? मतलब एक तरीके से जो बैकवर्ड लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, इन्हें एक तो पढ़ने नहीं दिया गया, और जिन लोगों ने, जिन उच्च जातियां ने, सवर्ण जातियों ने पढ़ाई लिखाई की, उनके दिमाग में इनसे भी ज्यादा ये जातीय श्रेष्ठता का मसला है। जब तक ओबीसी, एससी, एसटी पढ़ेगा नहीं, अपने अधिकार को नहीं जानेगा, अधिकार के लिए आवाज नहीं उठाएगा, विरोध नहीं करेगा, तब तक उसका शोषण होता रहेगा। सबसे पहले उसको अपने अधिकार को जानना चाहिए। उसको भी वही अधिकार मिले हैं जो एक ब्राह्मण या राजपूत के बच्चों को मिले हैं या व्यक्तियों को मिले हैं। अपने अधिकारों को जाने, अधिकारों के लिए लड़ें, विरोध करें, तब जा करके, क्योंकि देखिए इन जातियों के लिए क्षेत्रीय दल जो रहे हैं ये लीड करते रहे हैं इन जातियों को। क्षेत्रीय दलों से लाभ ये हो जाता है, एक वैसे तो कमियां भी हैं लेकिन कुछ फायदेमंद चीजें हैं, कि लोकल मुद्दे, इस तरह के मुद्दे सामने आ जाते हैं। वरना अगर यही एक पार्टी, एक सिस्टम, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में राज करे, तो ये घटनाएं कभी सुनाई नहीं पड़े। बगल का डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश, यहाँ से ज्यादा वहां जातिवाद है और बहुत व्यापक स्तर पर है, लेकिन खबरें दबा दी जाती हैं। यूपी कहीं ना कहीं चीजें निकल के आ रही हैं, क्योंकि शैक्षणिक आधार पर ये जातियां मजबूत हो रही हैं। अब वो जमाना चला गया कि लोग जमीनों पे बैठते थे और ये लोग चारपाई पे बैठते थे। अब वो एक बड़ा तबका विरोध करना जानता है। वो विरोध इनको जो है दिक्कत पैदा कर रहा है कि भाई कल तक तो ये हमारे गुलाम थे, आज हमारे सामने कैसे बैठ रहे हैं। लड़ाई इसी चीज की है। आदमी का अहंकार जो है सबसे बुरा होता है, इन लोगों का अहंकार है। और जब जो सत्ता में बैठे हैं उनको सभी को एक आंख से देखना चाहिए, वो चाहे किसी भी जाति का हो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण और राजपूत के आधार पे वो बने हैं। उनको लगभग सभी जातियों ने वोट दिया, तब उनकी सरकार बनी है। तो ऐसी चीजों को रोकने के लिए एक तो जागरूकता फैलाएं, और सरकार ऐसी कहीं भी कोई घटना सुने तो तत्काल उस पर कड़ा एक्शन ले, तभी ये संभव है। अच्छा, ये बताइए, एससी समाज के लिए, एसटी समाज के लिए एक प्रभावी कानून एससी एसटी एक्ट बनाया गया है, लेकिन लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो इटावा का कांड ले लीजिए, यादव समाज के कथावाचक के साथ ये घटना हुई, बांदा में यादव समाज के बच्चे को कहा गया कि तुम पढ़ लिख के क्या करोगे, जाओ जाके गाय और भैंस चराओ। उसके बाद फिर उन्नाव में जो होता है, एक 14 साल के बच्चे के साथ अमानवीय कृत्य होता है, इलेक्ट्रिक शॉक तक दिया जाता है, ऐसी जानकारी है। तो क्या ओबीसी समाज के लिए कोई ऐसा प्रभावी कानून होना चाहिए जिससे त्वरित इनको न्याय की व्यवस्था हो, लोग डरें, लोगों में एक भय व्याप्त हो कि नहीं, इस तरीके का कानून एक बनाया गया है जिसपे तुरंत एक्शन होता है, इनके साथ कुछ भी अगर गलत हम करते हैं तो? कानून तो है ही है, कानून की समस्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या मैं एज एडवोकेट देख पा रहा हूँ कि एक सामान्य मुकदमा किसी थाने पे पंजीकृत कराने में नाको चने चबाने हो जाएंगे, मुकदमा नहीं पंजीकृत होगा। खास तौर पर ये जो दो जातियां मैंने बताई, ब्राह्मण या राजपूत के अगेंस्ट अगर कोई एफआईआर करानी है तो स्थानीय पुलिस एफआईआर तक नहीं लिखती है। तो ये स्थिति है। सबसे पहले तो अगर पुलिस एफआईआर लिखे तो रोज इतनी घटनाएं हो रही हैं, छोटी बड़ी, और पुलिस का काम है विवेचना करना। विवेचना करने के बाद उस पर जो है अपनी चार्जशीट फाइल करना, आगे की प्रक्रिया कोर्ट देखेगी। एफआईआर तक तो दर्ज नहीं हो रही है। कानून ऑलरेडी इतने बने हुए हैं कि उन कानूनों को अगर सही तरीके से पालन किया जाए तो कोई भी दोषी बचेगा नहीं। योगी आदित्यनाथ लगातार कहते हैं कि हम सबके साथ हैं, सबका विकास कर रहे हैं, सबके साथ समान नीति
अपना रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में दिखती है समान नीति सबके साथ? एकदम 1% भी समान नीति नहीं है। और खास तौर पर मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव जो नोटिस कर रहा हूँ कि इस आधार पर हो रहा है, जैसे पिछली जाति में यादववाद का आरोप लगा, अब ठाकुरवाद का आरोप लग रहा है। एक अघोषित रूप से ये कहा गया है कि अगर अमुक व्यक्ति यादव है तो उसके काम को आपको टच नहीं करना है, मुस्लिम है उसके काम को नहीं टच करना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आम पब्लिक में आप जाके पूछिए, इन जातियों से पूछिए, ये इतने त्रस्त हैं। कल तक इन्हें भूमाफिया कहा जाता था, आज भूमाफिया की परिभाषा बदल गई। आज वर्तमान सरकार के लोग जमीनों पे कब्जा करेंगे लेकिन वो भूमाफिया नहीं कहे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जातिवाद और गहरा हुआ है, जातिवाद कम नहीं हुआ है। जातिवाद की और गुंडागर्दी की परिभाषाएं बदल गई हैं। अब आम पब्लिक के बीच अंदर तो भय है, लेकिन कोई घटना होती है तो न उसकी कोई एफआईआर लिखी जा रही है। अगर आप मजबूत हैं, प्रभावी हैं तो संभवतः लिखा लेंगे, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति, अब जो अभी आपने घटनाएं बताई, उन घटनाओं में अगर पुलिस ने तत्परता दिखाई होती, एफआईआर दर्ज करके आरोपियों को तत्काल पकड़ती, तो ये घटनाएं शायद आज मुद्दा नहीं बनती। क्योंकि पुलिस का काम है घटना हो, घटना के बाद तुरंत उन्हें पकड़े और जेल भेजे, तो मामला वैसे ही ठंडा पड़ जाता है। लोगों को ये विश्वास होता है कि कानून का राज है, कोई बचेगा नहीं। यहाँ सिर्फ मौखिक रूप से कानून का राज कहा जा रहा है, हकीकत में कानून का सही ढंग से पालन लोग नहीं कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आप तो पेशे से वकील हैं, आपके पास ऐसे तमाम मुकदमे, तमाम मामले आते होंगे जिसमें पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है, तो लोग आपके पास आते होंगे, आपसे कहते होंगे कि हम कोर्ट के माध्यम से करना चाहते हैं तमाम चीजें, या कई ऐसी घटनाएं होती भी होंगी जहां पैसों के अभाव में लोग यहां तक पहुंच भी ना पाते हों? हुई है ऐसी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सी घटनाएं होती हैं भी। अभी मुझे लगता है पिछले हफ्ते से दो तीन ऐसे मामले हमने सुने कि भाई दो पक्षों का आपसी विवाद हुआ है, एक पक्ष मजबूत था, उसकी एफआईआर दर्ज हो गई, दूसरे पक्ष की एफआईआर न दर्ज हुई, चोटें दोनों तरफ आई हैं। तो पुलिस का काम तो ये है कि उनकी भी एफआईआर दर्ज करे, इनकी भी करे, फिर विवेचना करे, आगे अगर कोई उसमें लगता है कि गलत फंसाया गया तो उसका नाम हटा सकती है, कोई और जोड़ना हो तो उसे बढ़ा सकती है। ऐसे ही घटना, क्योंकि हम अभी प्रयागराज में बैठे हुए हैं, प्रयागराज की एक घटना है, एक बड़े व्यवसायी का लड़का रचित मध्यान, जो पूरे नशे में धुत अपनी जैगुआर कार कई लोगों के ऊपर चढ़ा देता है, मौत हो जाती है। लेकिन पुलिस जब एफआईआर में लिखती है, साफ साफ वो तस्वीरें वायरल है सोशल मीडिया पे, लेकिन पुलिस जब एफआईआर लिखती है तो अज्ञात के नाम से लिखती है। तो रसूखदार लोगों को प्रशासन भी बचाने का काम करती है। निश्चित रूप से ये घटना इलाहाबाद के राजरूपपुर में हुई थी, मैंने भी उसका वीडियो देखा था और बड़ी ही भयानक घटना थी। कई गाड़ियों को उसने टक्कर मारी थी और जहां तक मुझे याद आ रहा है उसको पुलिस ने लखनऊ से पकड़ा, तो पुलिस ने इतना मौका उसे दे दिया कि वो भागने में सफल रहा। जबकि यही इलाहाबाद सिविल लाइंस में बहुत बड़ी मिठाई की दुकान है, उसके परिवार की, एक बड़े व्यवसायी है, लेकिन कहीं ना कहीं भाई उनको लाभ इसका मिल रहा है। अब चूंकि एफआईआर हमने पढ़ी नहीं है पूरी तरह से, आप बता रहे हैं अज्ञात में एफआईआर है, तो निश्चित रूप से पुलिस उन्हें बचा रही है। जब आपको मालूम है कि फला व्यक्ति की गाड़ी और फला व्यक्ति चला रहा है, अब तो इलाहाबाद में हर चौराहे पे कैमरे लगे हैं, वो तो तुरंत मालूम चल जाएगा, तो उस आधार पुलिस उनको बचा रही है। अब आगे देखिए कि इस केस में होता क्या है, कितनी जल्दी वो बाहर आता है, पुलिस क्या रिपोर्ट लगाती है, तो समय से आगे मालूम चल जाएगा। जी चलिए, हमारे साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता अरुण चंचल जी थे, जिनसे तमाम विषयों पे बातचीत हुई। बातचीत इसलिए इनसे करना जरूरी था क्योंकि ये उस मामले के जानकार हैं, लगातार ऐसे मामले ये देखते रहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये जातिवाद का नंगा नाच इस देश में कब तक चलता रहेगा? कब तक तथाकथित उच्च जातियों के लोग, जो अपने आप को उच्च मानते हैं, वो कब तक नीची जातियों के लोगों का शोषण करते रहेंगे? आखिर ओबीसी, एससी, एसटी पर कब तक अत्याचार होते रहेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। और सरकारें बिल्कुल एक्शन नहीं लेती हैं इनके खिलाफ। एक दो घटनाएं नहीं हुई उत्तर प्रदेश में, अगर आप आंकड़े उठा करके देखने जाएंगे तो तमाम ऐसे मामले आपको मिल जाएंगे
जिसमें तथाकथित उच्च जातियों के लोगों ने ओबीसी समाज के लोगों का, एससी समाज के लोगों का, एसटी समाज के लोगों का शोषण करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। जातीय श्रेष्ठता में इतने अंधे हो चुके हैं, यानी श्रेष्ठता का जो नशा था वो अब तक उतरा नहीं है। इन्हें लगता है कि अभी देश में संविधान का नहीं बल्कि वही राजाओं महाराजाओं वाला राज है जिसमें सबसे ऊंचे दर्जे पे वो बैठे हुए हैं और वो शोषण कर ले जाएंगे, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ओबीसी, एससी, एसटी समाज के सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिर उनका भरोसा इस देश की कानून व्यवस्था पे, न्यायपालिका पे कैसे और गहरा हो पाएगा? ये सवाल आप सभी लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूं। मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।